गाइस, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए फिजिक्स के टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी भौतिक विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। गाइस, मैं आपको पहले से बता चुका हूं, इन 15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से ऊपर से 10 प्रश्न, टॉप 10 प्रश्न 5 स्टार प्रश्न है। उसके बाद जो 5 प्रश्न है 4 स्टार प्रश्न है। 5 स्टार प्रश्न का मतलब यह है कि ये सभी प्रश्न मोस्ट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो गाइस, टॉप 15 क्वेश्चन का आज मैं 7वां प्रश्न लेकर आया हूं। 7वां प्रश्न ये 5 स्टार प्रश्न है। गाइस, अगर इन 15 क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर में से कम 30 नंबर, अधिकतम 40 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि आप लोग जानते ही हो, आप लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस होगा, आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो, आप पहले से देखते आए होंगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, वह लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, छोटे छोटे करके। तो इसलिए गाइस, अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार कर रहे हो, अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो वे लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी में जरूर पूछा जाएगा। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर्स के। तो गाइस, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। गाइस, शुरू करने से पहले अगर आप लोग अभी तक नए स्टूडेंट हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में वीडियो को लाइक कर लो, और लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ लास्ट तक देखना। निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको तैयार हो जाएगा। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, टॉप 15 क्वेश्चन का 7वां प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इनके प्रमुख गुण लिखिए। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग करेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। ये प्रश्न अगर दीर्घ उत्तरीय के रूप में पूछा जाएगा तो इसी तरह से पूरा का पूरा एक साथ पूछा जाएगा। अगर लघु उत्तरीय में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपसे कभी कभी पूछेगा वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में टिप्पणी लिखिए, तो वैसे आप लोग लिख लोगे। और कभी कभी क्या है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार से भी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के प्रमुख गुण लिखिए, तो गुण भी आप लोग लिख लोगे। इस तरह से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी तैयार हो रहे हैं। 2 लघु उत्तरीय प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार हो रहा है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जानते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग नाम से स्पष्ट है कि इसमें विद्युत भी है, चुंबक भी है, तब एक तरंग बन रहा है। वैद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब विद्युत भी चुंबक भी दोनों, तब तरंग बनेगा। इसमें क्या होता है, वैद्युत जो है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों में ऐसे कुछ तरंग होते हैं, वे तरंगे जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के सदिश के परस्पर लंबवत होते हैं। परस्पर क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। यानी कि वे सभी तरंगे जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत होते हैं और वे समान कला में होते हैं, और इनकी संचरण की दिशा जो होता है इनके लंबवत होता है। 3 बार लंबवत आ रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक। वे सभी तरंगे, यहां पर देखना, वे सभी तरंगे जिनकी वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के सदिश परस्पर लंबवत होते हैं, वे दोनों परस्पर लंबवत होते हैं तथा समान कला में होते हैं, तथा इनके लंबवत इनकी संचरण की दिशा होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। 2 लाइन की डिफिनीशन है। आप लोग क्या क्या याद कर लेते हो, डिफिनीशन नहीं याद कर सकते हो तो क्या करोगे। क्या डिफिनीशन है कि वे सभी तरंगे जिनके वैद्युत तथा चुंबकीय सदिश परस्पर लंबवत और समान कला में होते हैं। वे सभी तरंग जिनके वैद्युत और चुंबकीय जो है सदिश, वे सभी तरंगे जिनके वैद्युत तथा चुंबकीय सदिश परस्पर लंबवत और समान कला में होते हैं। परस्पर क्या होते हैं, लंबवत और समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। ठीक है, फिर से समझना, वे सभी तरंगे जिनके वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के सदिश परस्पर लंबवत और समान कला में होते हैं और इनकी संचरण की दिशा इनके लंबवत होती है, वे तरंग कहलाती है वैद्युत चुंबकीय तरंग। डिफिनीशन एकदम टू द पॉइंट में लिखा रहा हूं। वैसे लिखा, बताने की तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन मैं सीधे सीधे बता रहा हूं, इसके डिफिनीशन याद कर लेना। वे सभी तरंगे, ध्यानपूर्वक देखना, वे सभी तरंगे जिनके वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत होते हैं और समान कला में होते हैं, तथा इनके लंबवत इनकी संचरण की दिशा होती है, संचरण होता है इनका, संचरण की दिशा इनके लंबवत होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। देखिए यहाँ पर मैं एक बनाने की कोशिश किया हूँ। देखना, ये लंबवत आपका वैद्युत क्षेत्र ही है, इसके लंबवत सामने देखिए इस तरह से आपका, इस तरह से होता है XYZ। ठीक है, इसमें इसके अंदर की तरफ आपका वैद्युत क्षेत्र है, और इसके बाहर की तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र है, और इनकी संचरण जो है इन दोनों के लंबवत इस साइड है। यानी एक अंदर है
ध्यानपूर्वक समझना, इस तरह से है आपके सामने, एक इस साइड है और एक इस साइड है और एक इस तरह है। तो इस साइड आपका वैद्युत क्षेत्र है, उसके सामने साइड आपका चुंबकीय क्षेत्र है और इसका संचरण की दिशा सामने है। मतलब वैद्युत क्षेत्र इस साइड, चुंबकीय क्षेत्र इस साइड, संचरण की दिशा सामने, मतलब तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो गाइस ऐसे तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनीशन समझने की कोशिश करना, वे सभी तरंगे जिनके वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत और समान कला में होते हैं और इनकी संचरण की दिशा इन तीनों के लंबवत होती है, कहलाती है वैद्युत चुंबकीय तरंग। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और डिफिनीशन याद हुआ होगा। अब मैं वैद्युत चुंबकीय तरंग के प्रमुख गुण लिखते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग के प्रमुख गुण, ये वैद्युत चुंबकीय तरंग की डिफिनीशन हो गया और इसके प्रमुख गुण लिखते हैं। तो हेडिंग करिएगा आप लोग, वैद्युत चुंबकीय तरंग के प्रमुख गुण। गाइस कुछ लोग कहेंगे सर आप छोटे छोटे डिफिनीशन क्यों लिखाते हो। गाइस मैं बता दूं आप लोगों को, एग्जामिनर को टू द पॉइंट दो, यानी वो जो पूछ रहा है वही उसके मुंह पर मारो, ठीक है, जो उसको जरूरत है वही दो, आपको नंबर वो बहुत बढ़िया देगा। यानी कि एग्जामिनर की जरूरत आप दोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। यानी एग्जामिनर को जरूरत क्या है, आंसर। एग्जामिनर की जरूरत नहीं है कि आप पूरी की पूरी पन्ना भर दो, वे इतना एक्सपीरियंस होते हैं कि वे लोग समझते हैं कि आप लोग क्या बना रहे होंगे, ठीक है। तो गाइस वैद्युत चुंबकीय तरंग के प्रमुख गुण हेडिंग करिएगा, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको क्या होता है। मिट नहीं रहा यार, ठंड है। देखिए सबसे पहला गुण आप लोग लिखिए, आप लोग ये तो जानते ही होंगे, जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उनका प्रकाश के, उनका वेग जो होता है वे सभी प्रकाश के वेग के बराबर होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। समझ में आया आप लोगों को, वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अब प्रकाश का वेग क्या होता है, सी होता है। सी का मान क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यह आपका प्रकाश का वेग होता है और यही आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। दूसरी प्रॉपर्टी यह है, दूसरी प्रॉपर्टी इसका यह है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग जो है, वैद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। किसकी प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। ये सभी अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इसका ये होता है, अगर आपकी ई वैद्युत क्षेत्र है और बी आपकी चुंबकीय क्षेत्र है, ई आपकी वैद्युत क्षेत्र और बी आपकी चुंबकीय क्षेत्र है, तो E अपान बी, बी इज इक्वल टू सी होता है। इसे याद रखना, E अपान बी इज इक्वल टू सी होता है। क्यों ये होता है, E अपान बी इज इक्वल टू सी होता है, सी मतलब प्रकाश का वेग होता है। गाइस यहाँ से आपके काफ़ी प्रश्न बनते हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल प्रश्न बनते हैं और यहाँ से कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, ऑप्शन में दे देगा आपका अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और धात्विक तरंग, इस तरह से दे देगा, इसमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना चाहिए ये तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है कि चौथी, ये चौथी हुआ, चौथी जो प्रॉपर्टी आती है आपका वह आता है कि इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा प्रॉपर्टी,
चौथी प्रॉपर्टी क्या है, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जिसे प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती ना, उसी प्रकार से इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अभी हम आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगों का याद करने का एक ट्रिक बताऊंगा, ध्यानपूर्वक समझना। जो 5वीं प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ये तरंगे मुक्त स्थान में प्रकाश के वेग से चलती हैं, ठीक है, ये आपको मैं बता दिया। और प्रकाश का वेग इस प्रकार से भी निकाला जाता है, एक सूत्र होता है अंडर रूट, पहले आप लोग पढ़ चुके हो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तरंगों के लिए तरंगों के लिए क्या होता है, v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट। इन तरंगों के लिए इनका वेग v क्या है, ये आपका वेग, इन तरंगों के वेग के लिए 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। छठवां अब हम लिखते हैं, छठवां क्या है, निर्वात में औसत घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व हम निकालते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग हम इसको लिखते हैं EMI, EMI का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, EMW लिख देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इनका जो है निर्वात में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, इनका जो है निर्वात में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व क्या होता है, इनका जो निर्वात में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और इसी प्रकार से इनका जो है निर्वात में, सॉरी एक मिनट, बी अपान म्यूज, ठीक है, इनका जो है निर्वात में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व ये होता है बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट, हाफ बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट। और इसी प्रकार से निर्वात में वैद्युत ऊर्जा घनत्व, इनका निर्वात में वैद्युत ऊर्जा घनत्व हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होता है। निर्वात में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व क्या होता है, 1/2 बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट, बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट। और निर्वात में वैद्युत ऊर्जा घनत्व क्या होता है, 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। यह आपका निर्वात में वैद्युत ऊर्जा घनत्व हो गया, ये निर्वात में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व हो गया, ठीक है। इसकी 6 प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है। आपको मालूम है कि इसमें जो वैद्युत ऊर्जा घनत्व, जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों आपस के परस्पर लंबवत होते हैं, ये तो आपको मालूम है। ये 3-4 प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टीज हैं जहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। आपको लिखना है तो ये 6 प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, दोनों काम देगा, न्यूमेरिकल लिखने के लिए भी देगा और प्रॉपर्टीज को लिखने के लिए भी देगा। और आपको मैं जो ट्रिक बता रहा था कैसे याद रख सकते हो वैद्युत चुंबकीय तरंग का, वह ट्रिक क्या है, ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ पर RMIVUXG, ये आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों को याद करने का ट्रिक है, सबसे आसान ट्रिक है। क्या ट्रिक है में, R से मतलब रेडियो हो गया, चलिए, M से मतलब माइक्रो, छोड़िए जाने की, सूक्ष्म तरंगे, I से मतलब इंफ्रारेड, V से मतलब विजुअल, मतलब दृश्य तरंगे, अल्ट्रावायलेट तरंगे, U से मतलब अल्ट्रावायलेट, X से मतलब एक्सरे, G से मतलब गामा तरंगे, ठीक है। अगर कोई पूछ ले आपसे रास्ते में खड़ा करके, बताओ गामा तरंग की ऊर्जा अधिक है या फिर रेडियो की तरंग की ऊर्जा अधिक है, इसमें किसकी ऊर्जा अधिक है, तो आपको दिमाग में यह होना चाहिए याद रखने के लिए कि रेडियो तो हमारे गाँव वाले, हमारे पड़ोस वाले या हमारे दादा वादा सुनते थे, यानी रेडियो के पास में बैठे थे, लेकिन उनको कोई हानि नहीं होती थी। मतलब रेडियो की ऊर्जा, इसकी ऊर्जा कम है और गामा की ऊर्जा जो है अधिक है, क्योंकि गामा के पास में आप लोग बैठ नहीं सकते हो। अगर ऊर्जा का ये बढ़ता हुआ क्रम है, ऊर्जा का ये बढ़ता हुआ क्रम है। और कभी कभी क्या होता है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो आपको ये याद रहेगा RMIVUXG, RMIVUXG, ये अगर आपको याद रहेगा तो हमेशा के लिए आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो है याद करने की
आप कोई समस्या नहीं होगी। कैसे याद रखोगे? RMI VUXG। आर का मतलब रेडियो, एम से माइक्रो, आई से इंफ्रारेड, वी से विजुअल और यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स से आपका एक्सरे, जी से गामा। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। और इसमें ऊर्जा का जो क्रम क्या है? सबसे कम ऊर्जा रेडियो का है, सबसे अधिक ऊर्जा गामा का है। अगर आपको ऊर्जा का क्रम याद हो गया तो आपको इसका जो है तरंगदैर्घ्य का क्रम भी याद हो जाएगा। अगर ऊर्जा का क्रम आपके दिमाग में है तो तरंगदैर्घ्य का क्रम भी आपके दिमाग में हो जाएगा, आप याद रख सकते हो। क्योंकि आपको मालूम है ऊर्जा तरंगदैर्घ्य के किस क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा, चलिए जाने दीजिए। ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य, किसी भी तरंग के तरंगदैर्घ्य और उसकी ऊर्जा आवृत्ति, इन दोनों में क्या संबंध होता है? इसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल चल रही है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर रेडियो तरंग की ऊर्जा कम है तो इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा या कम होगा? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। फिर से मैं मेरा प्रश्न एक बार और से मैं ध्यानपूर्वक सुन लेना कि रेडियो तरंग की ऊर्जा कम है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? अधिक होगा या कम होगा? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। और अगर ये बता लेते हो तो आप तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित के तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखो, ये आप आसानी से लिख लोगे। और याद कैसे करोगे? किसका ऊर्जा कम है किसका ऊर्जा अधिक है, तो आप सीधे लिख लेना RMI VUXG। RMI VUXG लिख कर, आपको मालूम कि रेडियो के पास में मेरे घर वाले बैठते थे, रेडियो आप लोग भी सुनते थे, तो रेडियो की ऊर्जा कम होगी और गामा की ऊर्जा अधिक होगी। रेडियो की ऊर्जा कम होगी तो गामा की ऊर्जा अधिक है। तो इसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, अगर रेडियो की ऊर्जा कम है तो रेडियो का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा या कम होगा? यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और क्यों होगा ये हो सकता है तो ये भी लिख देना, क्योंकि आप लोग पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये लिख देना, मैं जानना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट सही सही बताते हैं। और नहीं बता पा रहे हो तो कमेंट करना, मैं कल बता दूंगा। ठीक है, कमेंट कर देना, कल के लेक्चर में मैं बता दूंगा थोड़ा सा पीछे करके। ठीक है, तो गाइस चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में जो कुछ भी बताया गया होगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको याद रखने में आसानी भी हुई होगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।